हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अजय विश्वकर्मा। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को समझने के पहले हम ये देख लेते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, देन सेकंड इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गुड्स एंड सर्विसेज के सेल एंड परचेज का वर्क करती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये सोशल वेलफेयर का काम करती हैं और इनका मेन मोटिव होता है चैरिटेबल और सोशल पर्पस के लिए वर्क करना। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लाइक रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड एटसेट्रा। जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल में हमको मिलते हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल एटसेट्रा। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में चल रही हैं या लॉस में चल रही हैं, इनको फाइंड करने के लिए एंड द फाइनेंशियल ईयर ये बनाती हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तैयार करती हैं। देन जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको भी इनकम रिसीव होती है, इनके भी एक्सपेंडिचर होते हैं। तो ये 3 अकाउंट्स तैयार करती हैं एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जिसमें ये तैयार करती हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये कैश बेसिस पर बनता है कि इन ऑर्गेनाइजेशन को कितना रिसिप्ट मिला है साल भर में और कितना इन्होंने पेमेंट्स किया हुआ है, इसको फाइंड करने के लिए ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती हैं। देन इसके बाद ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगी। तो इनकम और एक्सपेंडिचर जो अकाउंट है, ये एक्यूरल बेसिस पर बनाया जाता है और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस शीट तैयार करती है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का, फिर उसकी मीनिंग देखेंगे, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग की वर्किंग सीखेंगे, फंड बेस्ड अकाउंटिंग की वर्किंग सीखेंगे, कंज्यूमेबल गुड्स की अकाउंटिंग सीखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है, उसकी क्या मीनिंग होती है, बैलेंस शीट कैसे बनता है और कंबाइन जो क्वेश्चन होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर में हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन की तरफ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो चैरिटेबल और सोशल पर्पस के लिए इस्टेब्लिश की जाती हैं, उनको बोला जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनका मेन मोटिव क्या होगा? चैरिटेबल और सोशल पर्पस का काम करना समाज के लिए। अब मीनिंग की बात करते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने मेंबर्स को और सोसाइटीज बिना किसी लाभ कमाने के उद्देश्य से, मतलब उनका इरादा लाभ कमाना नहीं होना चाहिए, वो इस्टेब्लिश जो की जाती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन वॉलेंटरी बेसिस पर अपने मेंबर्स को और सोसाइटीज को कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती हैं। वो सर्विसेज हैं जैसे आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, अदर सोशल एंड चैरिटेबल पर्पस। इनके एग्जाम्पल में हम देखें तो स्कूल्स आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, यूनिवर्सिटीज आती हैं, क्लब्स आते हैं, सोसाइटीज फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर, आर्ट, स्पोर्ट्स, रिलीजियन, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब देखेंगे कि एनपीओ की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या क्या इनके फीचर्स हैं। सबसे पहला है इनका सेपरेट एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मीनिंग होता है एस जब ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की जाती हैं तो इनमें मेंबर्स को एडमिशन दिया जाता है।
तो किसी भी मेंबर्स के एडमिशन पर, किसी भी न्यू मेंबर्स के एडमिशन पर या किसी भी मेंबर्स की डेथ होने पर, जो कि मेंबर इस सोसाइटी का है, अगर उसकी डेथ होती है या कोई भी नया मेंबर जब इन ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन लेता है, तो इन ऑर्गेनाइजेशन पर किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ना तो ये ऑर्गेनाइजेशन बंद होंगी और ना ही किसी कार्य के लिए रोकी जाएंगी। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट वही करेगा जिसको इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के द्वारा चूज किया जाएगा। इलेक्शन के थ्रू जो भी व्यक्ति यहां का मैनेजिंग डायरेक्टर या प्रेसिडेंट चूज किया जाएगा, वही इन ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करेगा। फॉर्म की बात करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल, एजुकेशनल, चैरिटेबल और रिलीजियस सर्विस देने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, सेटअप की जाती हैं, वो होती हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस मोटिव की बात करते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि प्रॉफिट कमाना नहीं है। मतलब प्रॉफिट किसी भी कंडीशन में हमें नहीं कमाना है और अपनी सर्विसेज किसको प्रोवाइड करना है? मेंबर्स को और सोसाइटीज। नेक्स्ट पॉइंट है सोर्सेस ऑफ फंड। इन ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कहां कहां से सोर्सेस अवेलेबल होगा? तो इनको जनरली जो सोर्सेस अवेलेबल होते हैं वो अपने होते हैं मेंबर्स से। अब मेंबर्स ही इनको क्या करते हैं? सब्सक्रिप्शन मींस चंदा, डोनेशन और लेगेसीज मतलब होती है वसीयत। ये सब ट्रांसफर करते हैं कौन? मेंबर्स इन ऑर्गेनाइजेशन को। सब्सक्रिप्शन देते हैं, डोनेशन देते हैं, लेगेसीज ट्रांसफर कर देते हैं, तब ये ऑर्गेनाइजेशन चलती है। नेक्स्ट पॉइंट है सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स इट्स मेंबर्स। कहने का मतलब यह है कि आपने पार्टनरशिप में देखा होगा कि जो भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम। लेकिन जब हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसमें जो भी सरप्लस मींस प्रॉफिट होगा या जो भी डेफिसिट आएगी मींस लॉस, वो मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है और उसको कहां पर ले जाके प्लस कर देना है? जो भी इन ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल फंड है उसमें ले जाके इस सरप्लस को ऐड कर देना है और अगर डेफिसिट आता है तो इसी कैपिटल फंड से उसको माइनस कर देना है। इसका मीनिंग यह हुआ सरप्लस इस कैपिटल फंड में ऐड हो रहा है तो इससे कैपिटल फंड क्या हो रहा है? इन ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ रहा है। और अगर डेफिसिट आता है तो कैपिटल फंड से वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, जिससे कैपिटल फंड कम हो जाएगा। अब अकाउंट्स की बात करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ ईयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए बैलेंस शीट बनाएंगे। डिफरेंस बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है वो होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन उद्देश्य लाभ कमाना होता है वो होती है प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। अब फर्स्ट नंबर पर आते हैं ऑब्जेक्टिव। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रेंडर सर्विसेज टू द मेंबर्स एंड टू द सोसाइटी। मतलब इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने मेंबर्स को और सोसाइटीज को सर्विसेज प्रोवाइड करना है। जबकि इनका कोई मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिर्फ एक ही मेन ऑब्जेक्टिव है। किसके लिए? खुद के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा लेना। कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड। इट रिसीव्स इट्स फंड in the form of donation,
सब्सक्रिप्शंस एटसेट्रा, नोन एज कैपिटल फंड। जैसा कि अभी हमने बात की थी कि इनको डोनेशन सब्सक्रिप्शन कौन अवेलेबल कराएगा, ये प्रोवाइड कराएंगे इनके मेंबर्स, और इसी डोनेशन और इसी सब्सक्रिप्शन को हम बोलते हैं कैपिटल फंड। जबकि इट रिसीव्स इट्स फंड फ्रॉम इट्स ओनर्स और पार्टनर्स नोन एज कैपिटल। इन ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कैपिटल आएगा वो इनके ओनर्स के द्वारा लगाया जाएगा, जबकि इसमें जो भी कैपिटल फंड आएगा वो मेंबर्स के थ्रू होगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं। ये बनाएंगे अपनी रिसिप्ट और पेमेंट को चेक करने के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। साल भर में कितनी इनकम हुई है, साल भर में कितने एक्सपेंडिचर हुए हैं, उसको देखने के लिए दूसरे नंबर का अकाउंट होगा इनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए ये बनाएंगे बैलेंस शीट। जबकि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाएंगे उस स्टेटमेंट को बोला जाता है बैलेंस शीट। सरप्लस एंड प्रॉफिट, बैलेंस ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज आइदर सरप्लस और डेफिसिट। कहने का मतलब यह हुआ कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन साल के लास्ट डे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तब इनको पता चलता है कि अगर इनकी इनकम अपने एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो सरप्लस मींस प्रॉफिट हुआ इन ऑर्गेनाइजेशन को, और इसके अपोजिट अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है तो इन ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, लॉस होगा, और उस लॉस को बोला जाता है डेफिसिट। ये बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे पता चलता है कि साल भर में इनको कितना नेट प्रॉफिट हुआ है या कितना नेट लॉस हुआ है। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को चेक करने के लिए ये बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस ऑब्लिक प्रॉफिट, सरप्लस जो है वो कैपिटल फंड में ले जाके प्लस करना है। अभी हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि सरप्लस कभी भी अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, जबकि जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन ये प्रॉफिट को अपने ओनर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, और चाहे तो जो पार्टनर्स हैं उनको जो भी इनका रेशोस है, जिस रेशो में ये फर्म चल रही है उस रेशो में इस प्रॉफिट को वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, द फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड द फॉलोइंग। कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं अभी हमने डिस्कशन पहले भी किया हुआ है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो हमने फर्स्ट नंबर का अकाउंट ले लिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो है ये समरी ऑफ कैश एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड तो आप सभी को मालूम है ना, 12 मंथ का होता है। तो 12 मंथ में जितना भी कैश और बैंक के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उन सभी ट्रांजेक्शन को कहां रिकॉर्ड किया जाता है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। ये बनता है हमेशा कैश बेसिस पर कि कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। इसकी स्टार्टिंग होती है ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक बैलेंस से, और इनको क्लोज भी कैसे किया जाता है, क्लोजिंग कैश से और क्लोजिंग बैंक के थ्रू इसको क्लोज किया जाता है कि साल भर में हमारे पास कितना पैसा स्टार्टिंग में था, कितना बैंक में था, और लास्ट डे हमारे पास कितना कैश इन हैंड है और कितना कैश एट बैंक है। उसको चेक करने के लिए आप रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। All receipts are shown on the left hand side, that is on the debit side। कहने का मतलब जितना भी पर्टिकुलर अमाउंट ये वाला फॉर्मेट तो आप सभी ने पढ़ा हुआ है। तो ये जो डेबिट साइड होगा इस डेबिट साइड में आपको रिसिप्ट रिकॉर्ड करनी है, और जो क्रेडिट साइड होगा इसमें आपको रिकॉर्ड करनी है पेमेंट्स। क्रेडिट साइड में आप रिकॉर्ड करोगे पेमेंट्स को
और डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे रिसिप्ट को। तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगी रिसिप्ट और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगी पेमेंट्स। अब यहां पर हमको रिसिप्ट तो रिकॉर्ड करनी है डेबिट में और क्रेडिट में पेमेंट्स भी रिकॉर्ड करने हैं। तो रिसिप्ट कौन कौन सी रिकॉर्ड होगी, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो या कैपिटल नेचर की हो, आपको दोनों तरीके की रिसिप्ट जो है वो आपको डेबिट साइड रिकॉर्ड करनी है। पेमेंट्स की भी वही कंडीशन होगी जो रिसिप्ट के साथ, मींस चाहे रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो, वो आपको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। तो रेवेन्यू नेचर हो या कैपिटल नेचर हो, आपको दोनों तरीके के ट्रांजेक्शंस रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करने हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर की। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, आपको पता है दो तरीके के होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस ऐसे एक्सपेंडिचर जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बार बार करने पड़ते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये हमेशा होते रहते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर को बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल में वेजेस है, सैलरीज है और रेंट। वेजेस में मींस अगर हम किसी लेबर को एक दिन के लिए हायर करें, अगर हम उसको 500 रुपीज पे कर रहे हैं, तो क्या वो 500 रुपए में अगले दिन काम करेगा? मतलब दूसरे दिन जो हमने फर्स्ट डे 500 रुपीज पे किया है, उसी 500 में क्या हम उससे सेकेंड डे काम करा सकते हैं? नहीं। आपको सेकेंड डे भी अगर उससे काम करवाना है तो आपको उसको 500 पे करना पड़ेगा। और इसका ये मतलब तीसरे दिन भी बुला रहे हैं तो आपको उसको 500 पे करना पड़ेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि आप उससे जितने दिन की सर्विस लोगे, आपको पर डे का 500 रुपीज उसे पे करना पड़ेगा। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बार बार करने पड़ते हैं, वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जैसे हम एम्प्लॉइज के लिए लें तो सैलरी हर महीने आपको पे करना ही करना है। रेंट, अगर आपका बिजनेस रेंट पर चल रहा है तो आपको हर महीने अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे करना है। कैपिटल नेचर का जो एक्सपेंडिचर होता है ये वन टाइम होता है, लेकिन इसका यूज जो है वो लॉन्ग पीरियड तक हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने किसी फिक्स्ड एसेट्स को परचेस कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, उसका प्राइस है 1 लाख रुपीज। अब ये 1 लाख रुपीज की जो आपने मशीन परचेस की है, आप इसको एक दिन यूज करें, 2 दिन यूज करें, 3 दिन यूज करें या सालों यूज करें, ₹1 लाख से कई साल तक इसको यूज कर सकते हैं और इसको चला सकते हैं। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो वन टाइम हो और उसको आप कई ईयर्स तक यूज कर सकते हैं, वो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनकम की। जैसे आपने देखा अभी टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, तो वैसे ही अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ इनकम पर। फर्स्ट इनकम होगी आपकी रेवेन्यू इनकम और सेकंड इनकम होगी आपकी कैपिटल इनकम। रेवेन्यू इनकम मींस ऐसी इनकम जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को बार बार मिलती हैं, वो होती है रेवेन्यू इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्विस और गुड्स को क्या कर रही है, सेल कर रही है, तो जितनी बार गुड्स को और सर्विस को सेल करेगी उतनी बार इनके पास क्या होगा, पैसा आएगा। तो ऐसी इनकम जो बार बार होगी वो होगी रेवेन्यू नेचर की इनकम। और ऐसी इनकम जो एक बार ही मिलने वाली है, एक बार ही मिलने वाली है, वो होती है कैपिटल नेचर की इनकम, जिसको कैपिटल इनकम भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने कोई मशीन जो आपके पास सेकंड हैंड मशीन पड़ी हुई थी, आपने उसको 50,000 में सेल कर दिया, तो क्या वो 50,000 रुपीज दोबारा आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये हुआ आपका क्या, कैपिटल इनकम। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। इसका ये फॉर्मेट है, आप देख रहे हैं डेबिट साइड में पूरी रिसिप्ट आपको रिकॉर्ड करनी है और क्रेडिट साइड में पूरे पेमेंट्स रिकॉर्ड करने हैं।
स्टार्टिंग इनकी होगी ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन से, मींस ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक में जितना भी बैलेंसेस है इन ऑर्गेनाइजेशन के पास, वो आपको डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। और जो भी हमारा आंसर आएगा कि हमें पता होना चाहिए कि पूरी इनकम और पेमेंट्स को सब कुछ फाइनल करने के बाद हमारे पास कितना क्लोजिंग कैश और बैंक बच रहा है, वो हम रिकॉर्ड करेंगे कहां पर, क्रेडिट साइड। तो ये इससे पता चल जाएगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास शुरुआत में कितना कैश था और लास्ट में कितना कैश इन हैंड बचा है, कितना बैंक में बैलेंस था ओपनिंग और क्लोजिंग में कितना बैंक बैलेंस बचा है। ये बात ध्यान रखना है कि जब हम इस फॉर्मेट की बात कर रहे हैं रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट की, तो जो डेबिट साइड है और जो हमारी क्रेडिट साइड है, इसमें आपको रेवेन्यू और कैपिटल, सेम यहां पर रेवेन्यू और कैपिटल, नेचर के एक्सपेंडिचर और इनकम, मींस रेवेन्यू अगर पेमेंट्स हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल पेमेंट्स हैं मींस वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। तो चाहे कोई भी नेचर हो, रेवेन्यू नेचर की इनकम हो या कैपिटल नेचर की इनकम हो, वो आपको दोनों तरीके के एक्सपेंडिचर और इनकम को रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। इस अकाउंट में यह ध्यान रखना है कि कैश के दो बैलेंसेस कभी नहीं होंगे, कैश में कभी भी दो बैलेंसेस नहीं होंगे, कैश में हमेशा जो बैलेंस होगा वो होगा डेबिट का। लेकिन बैंक के पास हमेशा दो बैलेंसेस हो सकते हैं। पहला, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैंक में दो तरीके का बैलेंस हो सकता है, एक होगा डेबिट और दूसरा होगा क्रेडिट। तो डेबिट शो करेगा पॉजिटिव कंडीशन को, जबकि जो क्रेडिट शो करेगा वो ओवरड्राफ्ट को शो करेगा कि इन ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या है, बैंक से लोन है और उस लोन का क्या करना है, पेमेंट करना है। लेकिन कैश का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मींस कैश इन हैंड हमारे पास कितना बचा। तो कैश से स्टार्टिंग होगी, ये ओपनिंग कैश है और ये हमारा क्लोजिंग कैश है। क्लोजिंग कैश क्या बताएगा कि अब हमारे पास कितना फाइनल बचा है इस अकाउंट को बनाने के बाद, और बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस था और क्लोजिंग बैलेंस के बाद जब हमें पता चलेगा कि हमारे पास बैंक में फाइनली कितना पैसा पड़ा हुआ है। अब हमने अभी बात की थी कि बैंक में दो तरीके के बैलेंस हो गए, तो ये जो बैलेंस है ना, ये डेबिट बैलेंस है। लेकिन ये आप देख रहे हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर इन ऑर्गेनाइजेशन के पास पहले से ही कोई लोन चल रहा है, अगर ओवरड्राफ्ट है, तो उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड नहीं करेंगे। डेबिट साइड रिकॉर्ड कब किया जाएगा, जब हमारा बैंक में पैसा जमा होगा। लेकिन अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो फिर हमें वो लोन पे करना है, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी बन जाएगा, और लायबिलिटी में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। इसलिए आप उसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से क्या करने वाले हैं, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अब टोटल करने की बारी आ रही है, जब हम पूरी रेवेन्यू रिसिप्ट्स ये और कैपिटल रिसिप्ट्स ये पूरी, और ओपनिंग कैश इन हैंड और ओपनिंग कैश एट बैंक, इन सबको प्लस कर लेते हैं। मींस जितनी भी साल भर में हमको रिसिप्ट हुई है उन सबको प्लस कर लेते हैं, और साल भर में हमने चाहे रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर किया हो या कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया हो, इन सबका पेमेंट क्या करेंगे, करने के बाद ये चेक करेंगे कि अब हमारे पास फाइनली कितना पैसा बच रहा है, वही आपका आंसर होगा। और इसके कंपेयर में ये भी हो सकता है कि अगर इन ऑर्गेनाइजेशन के पास शुरुआत में क्या है, ओवरड्राफ्ट है, पहले से ही लोन है, तो उस कंडीशन में ये पेमेंट्स का टोटल क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है किससे, रिसिप्ट के टोटल से। तो फिर बैलेंस कैरेट डाउन जो है वो डेबिट में आएगा, जो शो करेगा कि इन ऑर्गेनाइजेशन के पास आज भी कितना है, वो जितना भी अमाउंट यहां कैलकुलेट होगा उतने अमाउंट का लोन रखा हुआ है, उस लोन को पे करना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बात की थी, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो है वो एक रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट, और उसी को हम एसेट्स अकाउंट भी बोलते हैं।
इसमें जितनी भी रिसिप्ट्स हैं वो आपको डेबिट साइड रिकॉर्ड करनी है और जितने भी पेमेंट्स हैं वो आपको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करने हैं, चाहे उनका नेचर किसी भी तरीके का हो, कैपिटल नेचर हो या रेवेन्यू नेचर, दोनों नेचर के रिसिप्ट और पेमेंट्स आपको इस अकाउंट में रिकॉर्ड करने हैं। कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों तरीके के नेचर के अभी बताया कि जो भी रिसिप्ट होगा, जो भी पेमेंट होगा, चाहे वो कैपिटल नेचर हो, रेवेन्यू नेचर हो, आपको रिकॉर्ड करना है। फिर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होगा, इनका पूरा बेस होता है कैश बेसिस पर। मींस क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना है। क्रेडिट मींस ड्यू वाले ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं करने हैं। कितना कैश आया, कितना कैश गया, सिर्फ वही हमको यहाँ रिकॉर्ड करना है। नो ट्रीटमेंट फॉर एडजस्टमेंट, किसी भी तरीके का कोई भी एडजस्टमेंट आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट, इस अकाउंट को बनाते समय तो रिकॉर्ड नहीं करना है। ये सब एडजस्टमेंट करेंगे हम, लेकिन कहां करेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते समय। पीरियड की बात करते हैं। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और फ्यूचर ईयर मींस नेक्स्ट ईयर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। कहां पर, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में। ये ध्यान रखना है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन करंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। कहां, रिसिप्ट एंड पेमेंट। कैश एंड बैंक बैलेंस, अभी आपको बताया कि कैश में कितने तरीके का बैलेंस होगा, सिर्फ एक ही, और वो बैलेंस होगा डेबिट। लेकिन बैंक में कितने तरीके के बैलेंस मिल सकते हैं हमको, दो तरीके के बैलेंस मिल सकते हैं। एक डेबिट मिल सकता है जो शो करता है बैंक में डिपॉजिट की कंडीशन, और दूसरा शो करता है क्रेडिट मींस ओवरड्राफ्ट, बैंक में आपका पैसा जमा नहीं है बल्कि आपने क्या लिया है, वहां से लोन लिया हुआ है। और इनकी स्टार्टिंग होगी ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक बैलेंस से, जबकि इनका जो एंड होगा वो क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग बैंक बैलेंस से होगा। अब डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश बुक को ही देखकर बनता है, और जबकि जो कैश बुक है वो पर डे के जो भी कैश ट्रांजेक्शन होते हैं, पर डे के जो भी कैश ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें ये देखा जाता है कि कितने ट्रांजेक्शन कैश में हुए, कितने ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हुए, कितना आज कैश आया, कितना कैश गया, उन ट्रांजेक्शन को आपको कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ये ध्यान रखना है, ये हमेशा साल के लास्ट डे बनेगा। जो भी ईयर का लास्ट डे या तो 31 दिसंबर हो सकता है या 31 मार्च हो सकता है। ये आपको डेली बेसिस पर बनाना है। इसमें डेट वाइज ट्रांजेक्शन नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में आपको डेट वाइज ट्रांजेक्शन नहीं करना है, जबकि कैश बुक में आपको डेट वाइज ट्रांजेक्शन करना है। आपने पढ़ा होगा सिंपल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। तो जब भी हम उन बुक्स को बनाते थे तो जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते थे वो डेट वाइज होते थे, लेकिन रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को बनाते समय आपको डेट का ध्यान नहीं रखना है। मीन साल भर में कितना कैश आया, साल भर में कैश कितना गया, सबको मर्ज करने के बाद आपको यह अकाउंट बनाना है। लेजर फोलियो, इसमें कोई भी लेजर फोलियो का कॉलम नहीं होगा, जबकि लेजर फोलियो का कॉलम आपको कैश बुक में मिलेगा। जितनी भी रिसिप्ट और पेमेंट जो है उसके लिए डेबिट और क्रेडिट की साइड जो है ना होकर रिसिप्ट और पेमेंट के दो कॉलम होंगे, जबकि आप कैश बुक में एक साइड देखते हो डेबिट होती है और दूसरी साइड होती है क्रेडिट। तो ये ध्यान रखना है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में पहली साइड होगी आपकी रिसिप्ट की और दूसरी साइड होगी पेमेंट की। इसमें आपको डेबिट और क्रेडिट के कॉलम पर्टिकुलर अलग से नहीं बनाना है, जबकि कैश बुक में आपको डेबिट और क्रेडिट करने के लिए
अगर हम सिंपल कॉलम कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक की बात करें तो टोटल 10 कॉलम होते थे, जिसमें से 5 कॉलम होते थे डेबिट के और नेक्स्ट जो 5 कॉलम होते थे वो होते थे क्रेडिट के। तो हम वहां पर अलग अलग क्या करते हैं, पार्ट में कॉलम तैयार करते हैं। लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं करना है, इसमें आपको एक कॉलम रखना है रिसिप्ट का और एक कॉलम रखना है पेमेंट का। अब इंस्टीट्यूशन, इट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके द्वारा बनेगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाएगी। जबकि कैश बुक चाहे तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाए या प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन बनाए, दोनों तरीके के ऑर्गेनाइजेशन जो है कैश बुक को बना सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट होते क्या है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो कि किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो आपने देखा होगा लास्ट ईयर जब आप फाइनल अकाउंट पढ़ते थे तो आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया होता था और फिर उसके नीचे आपको एडजस्टमेंट मींस एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती थी। तो एडजस्टमेंट जो होते हैं वो हमेशा जब अकाउंट्स को हम क्लोज करते हैं तो इनका ट्रीटमेंट जो है वो आपको 2 बार करना पड़ता है। मींस ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, न्यू इंफॉर्मेशन होती है जो रिकॉर्ड नहीं की होती है, इसलिए इनको आप 2 बार रिकॉर्ड करते हैं। अब हम बात करते हैं, फर्स्ट हमारा जो पहला एडजस्टमेंट होगा वो होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की डेफिनेशन देख लेते हैं, मीनिंग क्या होती है। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, ऐसा एक्सपेंसेस जो कि अभी हमें देना है लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा। ऐसा एक्सपेंसेस जो देना है लेकिन अभी तक दिया नहीं है। एक्रूड इनकम, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ऐसी इनकम जो हमें मिलने वाली है लेकिन अभी तक मिली नहीं है, वो होगी एक्रूड इनकम। प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस कहने का मतलब ऐसा एक्सपेंसेस जिसकी ड्यू डेट अभी आई नहीं है और आपने उसको एडवांस में क्या कर दिया है, पे कर दिया है, वो होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस एक्सपेंसेस। अनएक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो अभी आपको एडवांस में मिल गई है जबकि अभी मिलना नहीं चाहिए था लेकिन आपको वो पहले ही मिल चुकी है, वो होगी आपकी अनएक्रूड इनकम। अब इनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम, तो जब आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा था एक सोल प्रोपराइटर के लिए, जहां पर हमने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था और बैलेंस शीट पढ़ा था, तो एडजस्टमेंट से रिलेटेड जब हमने फाइनल अकाउंट पढ़े थे तो उन फाइनल अकाउंट्स में आपने कई तरीके के एडजस्टमेंट किए हैं, जिसमें से ये 4 एडजस्टमेंट सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड, अनएक्रूड। तो इनको कैसे ट्रीट करते थे, ऐसा एक्सपेंसेस जो अभी आपको देना है मतलब अभी तक आपने दिया नहीं है, अब देना है तो हमारे एक्सपेंडिचर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इसलिए हम उनको क्या करते हैं, प्लस कर देते थे। एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो आपको अभी मिलने वाली है, अभी मिली नहीं है, मतलब मिलने वाली है तो हमारी इनकम बढ़ जाएगी, तो हम इनको प्लस कर देते थे। प्रीपेड और एडवांस एक्सपेंसेस मींस ऐसे एक्सपेंसेस जो हमें बाद में देने थे, हमने अभी दे दिए हैं, तो दे दिए तो हमने क्या कर दिया, उससे कम कर दिया, तो इसलिए माइनस हो जाएगा। अनएक्रूड इनकम जो हमें मिलने वाली थी, अभी तक मिली नहीं थी और वो एडवांस में मिल चुकी है, आपको एडवांस में मिल चुकी है मतलब आपकी इनकम और बढ़ चुकी है, तो इसलिए अब हम उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसलिए हम इनको प्लस और माइनस किया करते थे। ये रूल्स होते थे हमारे लिए करंट ईयर के लिए। क्या होता है कि जब आप है ना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्किंग करते हो, तो अभी हमने रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में देखा था कि इनमें जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो आपको 3 इयर्स के कम से कम मिलेंगे। एक होगा आपका करंट ईयर, सेकंड प्रीवियस ईयर और थर्ड है आपका नेक्स्ट ईयर। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें कि 2020 और 21, 2020 एंड 21 ये आपका करंट ईयर है और 2019 और 2020 जो कि निकल चुका है,
ये हमारा प्रीवियस ईयर हो जाएगा, और जो हमारा कमिंग ईयर हुआ, आने वाला ईयर है, वो है 21 और 22। तो ये हमारा नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, ये हमारा करंट ईयर हो गया, और ये हमारा प्रीवियस ईयर हो गया। तो हम यहां पर है ना, थोड़ा सा हमको डाउट कब आता है, जब ये वर्ड यूज करने लगते हैं एंड ऑफ करंट ईयर और बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। तो फिर हमको कुछ डाउट आ जाते हैं, और हम वो एडजस्टमेंट क्या कर लेते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। जब हमने फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटर के लिए क्लास 11 में पढ़ा था, तो उसमें सिंपल एक ही ईयर होता था, और वो ईयर होता था करंट ईयर का। इसलिए हमको टेंशन नहीं होती थी। हमें पता था कि आउटस्टैंडिंग को सीधे सीधे प्लस कर देना है, प्रीपेड को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। लेकिन जब हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, मींस जब हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को देखकर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, देन उसके बाद हम बैलेंस शीट पर पहुंचते हैं, किसके लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो फिर हमको जो यहाँ पर डेटा मिलता है, जो भी ट्रांजेक्शन मिलते हैं, वो 3 साल के कम से कम कई क्वेश्चंस में दिए होते हैं। तो फिर वहां पर हम कैसे ट्रीट करें कि प्रीवियस ईयर के लिए क्या रूल्स होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या रूल्स होगा, और करंट ईयर के लिए क्या रूल्स होगा। तो ये ध्यान रखना है, करंट ईयर के लिए तो वही रूल्स है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। एक सोल प्रोप्राइटर के लिए फाइनल अकाउंट पढ़ा था जब आपने, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो वही रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने हैं करंट ईयर के लिए। उसके अपोजिट जो भी रूल्स होंगे, जैसे आउटस्टैंडिंग आप क्या करते हो, प्लस कर देते हो, लेकिन यही चीज अगर प्रीवियस ईयर का हो गया, तो आपको यही रूल्स क्या कर देना है, जस्ट उसके अपोजिट कर देना है। जो प्लस हो रहा था वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस होता था वो प्लस हो जाएगा। लेकिन समस्या ये आती है कि डाउट आ जाता है कई बच्चों को कि करंट ईयर और प्रीवियस ईयर तो ठीक है, ये एंड ऑफ करंट ईयर क्या है, बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर क्या है, तो ये समझ लेते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे हमारा ये करंट ईयर है, करंट ईयर हमने क्या लिया, 20 और 21 लिया है। तो इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई है, 1 अप्रैल 2020 से ये ईयर स्टार्ट हुआ है, और 31 मार्च 2020 को जाके क्लोज हो जाएगा। ये हमारा करंट ईयर है। तो करंट ईयर की बिगिनिंग कब हुई, 1 अप्रैल 2020, ये हमारा बिगिनिंग पॉइंट है। और हमारा एंडिंग पॉइंट क्या है, 31 मार्च 2021। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हम बिगिनिंग की बात करेंगे, यहां पर एंड ऑफ करंट ईयर, एंड ऑफ करंट ईयर का मतलब क्या हुआ, 31 मार्च 2021। एंड ऑफ करंट ईयर अगर आपके क्वेश्चन में मिलता है, तो इसका मतलब हुआ वो करंट ईयर को ही इंडिकेट करेगा। तो वही रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने हैं जो कि आप पहले फॉलो करते आए हैं। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर वर्ड यूज किया गया है, तो बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर का मतलब होता है प्रीवियस ईयर से। ये ध्यान रखना है, बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर वर्ड अगर यूज किया गया है, तो बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर का मीनिंग क्या होगा, प्रीवियस ईयर से होगा। और ये बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर का मीनिंग प्रीवियस ईयर से कैसे हो गया, क्योंकि जो 31 मार्च का इसका जो क्लोजिंग होगा, प्रीवियस ईयर का जो भी बैलेंस 31 मार्च 2020, ये हमारा प्रीवियस ईयर है, इसका जो भी एंड का क्लोजिंग बैलेंस होगा, वही तो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है, ओपनिंग। तो इसके लिए वर्ड कौन सा यूज करना है, प्रीवियस ईयर। तो बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर का मीनिंग क्या हुआ, प्रीवियस ईयर से, और एंड ऑफ करंट ईयर का मीनिंग होगा करंट ईयर से। नेक्स्ट पॉइंट, सब्सक्रिप्शन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सबसे बड़ी जो इनकम होती है अपने मेंबर्स से, वो होती है सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में। तो अब इन ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मिलता ही रहता है। कई बार मिल जाता है, कई बार ड्यू होता है, कई बार एडवांस मिल जाता है। तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करें, मान लीजिए सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर, बताया गया है कि कोई अमाउंट है पर्टिकुलर। अब इसमें हमें क्या क्या प्लस करना है, तो अभी जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था
कि एंड ऑफ करंट ईयर का मीन्स होगा करंट ईयर से और बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर का मीनिंग होगा प्रीवियस ईयर से। तो एंड ऑफ करंट ईयर को शो होगा और करंट ईयर के लिए वही रूल्स रेगुलेशन फॉलो होंगे जो आपने क्लास 11th में किए थे। लेकिन बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर के लिए मींस प्रीवियस ईयर के लिए रूल्स जस्ट उसके अपोजिट हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है हमको। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, एंड ऑफ करंट ईयर मींस करंट ईयर, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसलिए हमने इसको प्लस कर दिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, बिगिनिंग का मींस होगा प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, जब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर, एंड ऑफ करंट ईयर मींस करंट ईयर का एडवांस मींस प्रीपेड, प्रीपेड क्या होता है, माइनस होता है, तो बिगनिंग का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए जाकर ये प्लस और माइनस जब आप फाइनल करेंगे तब जो भी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमारे पास आएगा वो ट्रांसफर हो जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है वो इनकम होती है इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू उसी फॉर्मेट को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर हमको क्वेश्चन में गिवन है 5000 रुपीज का है। अब इसमें ऐड करना है आपको क्या, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, एंड ऑफ करंट ईयर मींस करंट ईयर, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपको पता है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1000 जो गिवन है क्वेश्चन में, और बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर मींस प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग गिवन है 500, तो एक हो गया प्लस एक हो गया माइनस। एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड का मींस एंड ऑफ करंट ईयर मींस करंट ईयर का क्या हो जाएगा, माइनस, तो बिगिनिंग का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस होने वाला 400 है और प्लस होने वाला 600 है, तो टोटल हो गया ये 1600 और ये दोनों का सम हो गया 900। तो 900 किसमें था, माइनस में था, इसलिए माइनस हो जाएगा। तो 5000 प्लस 1600 इक्वल टू 6600 माइनस 900 इक्वल टू आंसर 5700। और ये 5700 का जो भी अमाउंट है वो आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड क्या करना है, ट्रांसफर कर देना है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। अब हम बात करते हैं कंज्यूमेबल गुड्स। क्या होता है कंज्यूमेबल गुड्स, ऐसा गुड्स जिसकी जरूरत इन ऑर्गेनाइजेशन को बार बार पड़ती है। फॉर एग्जांपल, किसी हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन, उसके लिए कंज्यूमेबल गुड्स है। किसी लाइब्रेरी क्लब के लिए कंज्यूमेबल गुड्स बुक्स हो जाएंगी। किसी स्पोर्ट्स क्लब है, अगर कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो उसके लिए जो कंज्यूमेबल गुड्स होगा वो स्पोर्ट्स मटेरियल हो जाएगा। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऐसे गुड्स को कंज्यूम करती है जो उसके लिए जरूरत है, वो सब उसके लिए क्या बन जाते हैं, कंज्यूमेबल गुड्स। तो ये कंज्यूमेबल गुड्स को क्या करती हैं, उधार भी खरीदती हैं, नगद भी खरीदती हैं, कुछ पैसा अपने क्रेडिटर्स को पे भी करती हैं, ड्यू भी होता है। तो उसकी वर्किंग हम करें कैसे, तो इसकी वर्किंग के दो फॉर्मेट है, एक होता है अकाउंट फॉर्मेट, अकाउंट फॉर्म में करना, और सेकंड होता है स्टेटमेंट फॉर्म में करना। तो पहले हम देख रहे हैं कि कंज्यूमेबल जो गुड्स के लिए अगर हम क्रेडिटर्स के अकाउंट की बात करें तो हमें एक क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ता है कि हमने क्रेडिटर्स मींस जिनसे हमने कंज्यूमेबल गुड्स बार बार खरीदा है वो बिगिनिंग में कितने थे, एंड में कितने बचे, साल में हमने उनको कितना पे किया, कितना गुड्स खरीद लिया, ये कितना एडवांस में पे किया था, ओपनिंग में कितना, क्लोजिंग में एडवांस दिया था। तो ये सबको मैनेज करने के बाद आपको फाइनल पता चल जाता है कि आपने जो कंज्यूमेबल गुड्स है, जैसे हमने एग्जांपल में मेडिसिन लिया हुआ है कि साल भर में आपने कितने का मेडिसिन परचेज किया, उन क्रेडिटर्स से इसको मैनेज करने के लिए आपने फर्स्ट अकाउंट बनाया क्रेडिटर्स का अकाउंट। तो क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हमेशा याद रखना आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड से ही स्टार्टिंग करनी है आपको। ओपनिंग क्रेडिटर्स लेना है आपको जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा,
क्लोजिंग क्रेडिटर्स आपको डेबिट साइड सबसे लास्ट में लेना है। इससे पता चल गया कि ये भी क्वेश्चन में ही गिवन होगा कि कितना ओपनिंग क्रेडिटर्स थे और कितना क्लोजिंग क्रेडिटर्स है। फिर साल भर में आपने कितनी बार क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है, फिर आपने ओपनिंग एडवांस कितना दिया था उस क्रेडिटर्स को और क्लोजिंग एडवांस कितना दिया था। क्लोजिंग देखो, ओपनिंग एडवांस देने से, बार बार क्रेडिटर्स को पेमेंट करने से और क्लोजिंग क्रेडिटर्स को बताने से ये पता चलता है कि हमारे क्रेडिटर्स, अगर हम इनको ना क्या कर रहे हैं, डेबिट साइड लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके क्रेडिटर्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। इन ट्रांजेक्शन के थ्रू हमारे क्रेडिटर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अगर आपने उनको बार बार पे किया है, एडवांस में पे किया है, ठीक है, ओपनिंग में अगर कोई एडवांस दिया है, तो इससे आपके क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और यहाँ पर क्रेडिट करने का मतलब है कि इससे आपके क्रेडिटर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ओपनिंग में कितने थे, आपने क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स का मतलब है कि आपने साल के लास्ट डे कितना एडवांस पे किया है गुड्स को खरीदने के लिए, उस कंज्यूमेबल गुड्स को खरीदने के लिए। तो इसका ये मतलब है कि आप और परचेस करने वाले हैं, इससे आपके क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और हमको फाइंड क्या करना पड़ता है कि हमने अब फाइनली टोटल कितने का परचेस कर लिया साल भर में उन क्रेडिटर्स से, वो निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना है। तो हमारा यहाँ पर फाइंडिंग अमाउंट क्या आया, ये जो लिखा ना बैलेंसिंग फिगर, यही फाइंड करना है कि परचेस ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स उन क्रेडिटर्स से हमने कितने का खरीद लिया। अब उसके बाद हम बात करेंगे, वो मेडिसिन अकाउंट बनाएंगे, मींस वो कंज्यूमेबल गुड्स का अकाउंट बनाएंगे। तो वही फंडा यूज होगा, वही फॉर्मूला यूज होगा जो आपने फाइनल अकाउंट बनाते समय क्लास 11 में पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वही फॉर्मूला हमको यहाँ पर भी पुट करना है। जो भी हमारे पास गुड्स है उसका ओपनिंग स्टॉक कितना था, फिर जो हमने ये परचेज किया है वो, उससे स्टॉक क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक और परचेज से हमारा साल भर में पता चल गया कि कितना स्टॉक बढ़ गया। ये दो अमाउंट से हमारा जो मेडिसिन का कितना स्टॉक बढ़ा और लास्ट में कितना स्टॉक बचा है, और उसके बाद ये पता चलेगा कि साल भर में हमने कितने की मेडिसिन कंज्यूम की। तो इसको फाइंड करने के लिए हमको बनाना पड़ता है कंज्यूमेबल गुड्स। और कंज्यूमेबल जो गुड्स है उसका जितना भी अमाउंट है वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के किस साइड, डेबिट साइड, मींस एक्सपेंडिचर साइड आपको ट्रांसफर करना है। एक्सपेंडिचर साइड ट्रांसफर हो जाएगा, जो भी आपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम किया है वो आपको पता चल जाएगा। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं। इसी अकाउंट फॉर्म में सबसे पहले हम बना रहे हैं क्रेडिटर्स अकाउंट। हमने ले लिया है क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया, हमने ले लिया, एज्यूमिंग डेटा लिया हुआ है कि ओपनिंग क्रेडिटर्स बता दिए 1000 रुपीज के हैं, क्लोजिंग में पता चल रहा है 200 रुपए का दिया है, हमने साल भर में 1000 रुपए का क्रेडिटर्स को पेमेंट किया था, और एडवांस पेमेंट जो साल के बिगनिंग में किया था वो 500 का है, क्लोजिंग में किया था वो भी 500 का है। तो जब हम डेबिट साइड का टोटल कर रहे हैं तो 1700 रुपीज आ रहा है, और उससे हम ओपनिंग क्रेडिटर्स और जो हमने क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स पे किया है, मतलब इन दोनों का टोटल हो गया 1500। तो 1700 में से हमने ये 1500 माइनस कर देना है, तो जो 200 रुपीज आ रहा है ये आ जाएगा परचेस ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, मींस उस क्रेडिटर से हमने कितने का गुड्स साल भर में खरीदा है वो हमको पता चल गया। तो यही अमाउंट है ना, आपको यहां पर ले जाकर जब आप मेडिसिन का अकाउंट बनाओगे, उस कंज्यूमेबल गुड्स का अकाउंट बनाओगे, तो ये अमाउंट आपको यहां पर ट्रांसफर करना है। फिर उस कंज्यूमेबल गुड्स का आपके पास कितना ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक है, वो आपको डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक को लिखना है, क्रेडिट साइड आपको क्लोजिंग स्टॉक को लिखना है। तो आपने देखा कि 5000 और 200 का सम हुआ 5200, जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक बचा है 2000 रुपीज। तो 3200 रुपीज का क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम,
ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड, मींस एक्सपेंडिचर साइड। अब स्टेटमेंट फॉर्म में देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट फॉर्म में क्या है, सबसे पहले कि जो भी आपने क्रेडिटर्स को पे किया है, चाहे वो स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए हो, मेडिसिन के लिए हो, वो अमाउंट आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको वो यहां लेना है। इसमें से लेस करना है आपको क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग, मींस ओपनिंग क्रेडिटर्स, एडवांस टू क्रेडिटर्स एट द एंड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। ऐड करने हैं आपको क्रेडिटर्स इन द एंड, एडवांस टू क्रेडिटर्स एट द बिगनिंग, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। तो जब इनको आप प्लस और माइनस कर लेते हैं तब फाइनल जो भी आंसर आएगा ना, चाहे आप अकाउंट फॉर्म में बनाओ या स्टेटमेंट फॉर्म में बनाओ, आपका आंसर सेम ही आएगा। देख लेते हैं हम इसको सॉल्व करके। वही एग्जांपल जो हमने अकाउंट फॉर्म में लिया था, अब हम उसको स्टेटमेंट फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं। हमने लिया था कि क्रेडिटर्स को हमने 1000 रुपीज का पे किया था, हमारे ओपनिंग क्रेडिटर्स थे 1000 रुपीज के, एडवांस दिया था क्रेडिटर्स को एंड में 500 का, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स था 2000 रुपए। क्रेडिटर्स एंड में थे हमारे 200 रुपीज, क्रेडिटर्स बिगनिंग में थे हमारे 500 रुपीज जिनको हमने एडवांस दिया था, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स था 5000। तो जब हमने इसको और इनको क्या कर लिया, प्लस कर लिया, और जो ब्रैकेट वाले हैं इनको माइनस कर दिया, तो वही आंसर हमारा आया 3200। यही अमाउंट कहां ट्रांसफर हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर साइड। अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट, पहला रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट हो गया, फिर उसके बाद कुछ हमने एडजस्टमेंट देख लिए, फॉर एग्जांपल में सब्सक्रिप्शन का देख लिया, कंज्यूमेबल जो गुड्स हैं उनके देख लिए। अब हम आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट इक्वल टू या जस्ट सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगी, जिनका उद्देश्य प्रॉफिट को अर्न करना है, जबकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन बनाएगा, जो सोशल वेलफेयर का काम करने के लिए स्टैब्लिश हुई है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट वही रूल्स रेगुलेशन से बनेगा जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था। मींस इसमें आपको हर तरीके के एडजस्टमेंट करने हैं जो कि आप प्रॉफिट एंड लॉस में करते थे। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना साल भर में जितनी भी इनकम हुई है और एक्सपेंडिचर हुए हैं उनको रिकॉर्ड करना है, लेकिन कब के, करंट ईयर के। ये ध्यान रखना है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको करंट ईयर का डेटा लेना है, जबकि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में आप करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का डेटा या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते थे। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने के बाद या तो सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा। सरप्लस शो करेगा प्रॉफिट को और डेफिसिट शो करेगा लॉस को। सरप्लस होगा तो कैपिटल फंड में हम प्लस कर देंगे, और अगर डेफिसिट आएगा तो कैपिटल फंड से माइनस कर देंगे। जितने भी लॉसेस होंगे या एक्सपेंसेस होंगे उनको आपको डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है, जितनी भी इनकम और गेन है उनको आपको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। अब डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स रिप्रेजेंट, सरप्लस कब आएगा, जब है ना क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा किससे, डेबिट साइड के टोटल से, तब आएगा सरप्लस। मींस जब इनकम ज्यादा होगी किससे, एक्सपेंडिचर से, तो जो भी डिफरेंस आएगा अमाउंट वो होगा सरप्लस का। और डेफिसिट कब आएगा, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और इनकम कम होगी, मींस डेबिट साइड ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड कम होगा, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो आएगा डेफिसिट। सरप्लस को कैपिटल फंड में ऐड करना है, डेफिसिट को कैपिटल फंड से माइनस करना है, ये ध्यान रखना है। फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर आपको रिकॉर्ड करने हैं डेबिट साइड में, क्यों, क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, ये ध्यान रखना। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है, तो उसमें रियल अकाउंट के रूल्स फॉलो होते हैं, जबकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो इसमें नॉमिनल अकाउंट के रूल्स फॉलो किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं वो सब आपको डेबिट साइड रिकॉर्ड करने हैं, और जितनी भी इनकम है और गेन्स हैं वो सब आपको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करनी है।
ये पूरे एक्सपेंडिचर हैं। हाँ, ये ध्यान रखना है कि जब आप रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाते थे तो आप रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर के रिसिप्ट और पेमेंट को रिकॉर्ड करते थे, लेकिन जब आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ही एक्सपेंडिचर और इनकम को रिकॉर्ड करना है। कैपिटल नेचर का कुछ भी नहीं आएगा इस वाले अकाउंट में। अब जो इनकम अगर ज्यादा है, जो भी इनकम है इनकी, और एक्सपेंडिचर अगर कम है तो जो डिफरेंस आएगा वो सरप्लस होगा। सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो होगा डेफिसिट। एक्सपेंसेस, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम, ये होगा डेफिसिट। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। फर्स्ट है नेचर ऑफ अकाउंट। अभी आपको बताया कि ये अकाउंट का नेचर किस अकाउंट से रिलेटेड है, नॉमिनल अकाउंट से, इसलिए इसमें आपको रेवेन्यू नेचर के जितने भी एक्सपेंडिचर और इनकम है वही रिकॉर्ड करनी है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जब बनाते थे तो वो कैश बेसिस पर बनता था। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्युरल बेसिस पर बनेगा। एक्युरल बेसिस का मतलब होता है जितने भी तरीके के एडजस्टमेंट है वो सब आपको रिकॉर्ड करने हैं। पीरियड, आपको अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ का ही लेना है। चाहे कोई भी एक्सपेंसेस ड्यू है, अभी तक पेड हो चुका है या अभी करना बाकी है, वो सबके सब आपको ना इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करने हैं, चाहे पे कर दिया हो या करना बाकी हो। साल भर में जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो आपको पूरे होल ईयर के ही लेना है। क्लोजिंग बैलेंस, इसका क्लोजिंग बैलेंस या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिट होगा। सरप्लस होगा तो वो कैपिटल फंड में प्लस हो जाएगा, डेफिसिट होगा तो वो माइनस हो जाएगा। एडजस्टमेंट, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को बनाते समय आप किसी भी तरीके का कोई एडजस्टमेंट नहीं करते थे, लेकिन यहां आपको हर तरीके का एडजस्टमेंट करना है क्योंकि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हर तरीके के एडजस्टमेंट किया करते थे। एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड एडजस्टमेंट हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो, एक्रूड इनकम से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो, अनएक्रूड इनकम से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो, आपको हर तरीके के एडजस्टमेंट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करने हैं। कैपिटल और रेवेन्यू नेचर में से आपको सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ही एक्सपेंडिचर और इनकम को लेना है। कैपिटल नेचर के ना तो एक्सपेंडिचर आएंगे और ना ही इनकम आएगी, ये ध्यान रखना है, इनको नहीं लेना है। अब डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो बनाती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाती है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को कमाना। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ascertain excess of income over expenditure, that is surplus, और excess of expenditure over income, that is deficit। कहने का मतलब अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो सरप्लस आ जाएगा, और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम कम है तो डेफिसिट आ जाएगा। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के बाद या तो प्रॉफिट का पता चलेगा या लॉस का पता चलेगा। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये ध्यान रखना है ये किस पर बेस होगा, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट पर बेस होता है, जबकि ये ट्रायल बैलेंस को देखकर बनता है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को देखकर बनेगा, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप ट्रायल बैलेंस को देखकर बनाएंगे। बैलेंसेस, इसमें सरप्लस या तो डेफिसिट, इसमें नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये कैश बुक की समरी है। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट कैश बुक को देखकर ही बनता है कि कितना कैश आ रहा है कितना कैश जा रहा है वो रिकॉर्ड किया जाता है।
इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा बनता है, जैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा सेम वही रूल्स आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय फॉलो करने हैं। बेसिस, इसमें कैश बेसिस पर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, यहाँ पर एक्यूरल बेसिस पर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे। ये रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। ये कैश एंड बैंक से स्टार्ट होता है, कौन से, ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक बैलेंस से स्टार्ट होता है, और क्लोज कहां होता है, क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग बैंक से। जबकि इसमें कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। डेबिट साइड में आप रिकॉर्ड करते हो जितनी भी रिसिप्ट है वो रिकॉर्ड करते हो, क्रेडिट साइड आप रिकॉर्ड करते हो जितनी भी पेमेंट्स है वो रिकॉर्ड करते हो। डेबिट साइड आप यहाँ एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हो, लॉसेस को रिकॉर्ड करते हो। क्रेडिट साइड आप जितनी भी इनकम है और गेन्स है उनको रिकॉर्ड करते हो। इट इंक्लूड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, चाहे वो करंट ईयर की हो, प्रीवियस ईयर की हो या नेक्स्ट ईयर की हो, आपको हर तरीके की रिसिप्ट और पेमेंट रिकॉर्ड करनी है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में, जबकि यहाँ पर सिर्फ करंट ईयर का ही रिकॉर्ड करना है। जितनी भी इनकम और एक्सपेंडिचर है वो करंट ईयर की ही होनी चाहिए। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं, ये ध्यान रखना है हमको। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, ना तो इसमें कोई डेबिट साइड होती है और ना ही कोई क्रेडिट साइड होती है। एक स्टेटमेंट फॉर्म में ये बनता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। अब इसके वन साइड हम रिकॉर्ड करते हैं लायबिलिटीज को और सेकंड साइड रिकॉर्ड करते हैं एसेट्स को। इनको देखने के बाद ही पता चल जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज प्रिपेयर्ड इन द सिमिलर मैनर एंड विद द सेम ऑब्जेक्टिव्स एज दैट ऑफ प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब जैसा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस शीट तैयार करेंगी सेम उसी फॉर्म में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी बैलेंस शीट तैयार करेंगी। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने के बाद ही बैलेंस शीट तैयार करना है, क्योंकि जब तक इस अकाउंट से सरप्लस या डेफिसिट नहीं पता चलेगा तब तक आप बैलेंस शीट नहीं बना सकते हैं। सरप्लस होगा तो कैपिटल फंड में ऐड कर देना है, डेफिसिट होगा तो कैपिटल फंड से माइनस कर देना है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फंड, कई बार क्या होता है कि आपके क्वेश्चन में जब आप फाइनल बैलेंस शीट तैयार करते हो तो आपको ओपनिंग कैपिटल फंड का बैलेंस गिवन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करनी पड़ती है जो कि प्रीवियस ईयर की एसेट्स और लाइबिलिटीज के डिफरेंस से बनती है। फॉर्मेट देखते हैं हम। ओपनिंग बैलेंस शीट जब भी आप तैयार करेंगे तो प्रीवियस ईयर की आपको एसेट लेनी है और प्रीवियस ईयर की ही लाइबिलिटी लेनी है, ये ध्यान रखना है। तो प्रीवियस ईयर की एसेट्स के टोटल से प्रीवियस ईयर की लाइबिलिटी का टोटल आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा वो कैपिटल फंड होगा, ये ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर की जो भी एसेट्स से प्रीवियस ईयर की लाइबिलिटी को माइनस करने के बाद जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो कैपिटल फंड होगा। यहां पर हमने जो कैश इन हैंड कैसेट बैंक लिया है ये ओपनिंग कैश इन हैंड है और ओपनिंग कैसेट बैंक है, ये ध्यान रखना। ओपनिंग का मतलब प्रीवियस ईयर। अब आते हैं फाइनल बैलेंस शीट के फॉर्मेट में। जब आप ओपनिंग कैपिटल फंड या तो आपके क्वेश्चन में दिया होगा तो अच्छा है, आपको यहां ले लेना है, और अगर नहीं दिया है तो आप कैलकुलेट करो, फाइंड करो, और जो भी अमाउंट आप इससे निकालोगे वो आपको सबसे पहले लाइबिलिटी साइड लिखना है। इसमें इसमें आपको क्या करना है, सरप्लस जो कि आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाओगे ना, तो या तो सरप्लस पता चलेगा या डेफिसिट पता चलेगा। सरप्लस पता चलेगा तो इसी कैपिटल में क्या करना है, आपको प्लस कर देना है, और अगर डेफिसिट होगा तो इसी कैपिटल फंड से आपको माइनस करके फाइनल बाहर लिखना है अमाउंट। और अगर आपके क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक फंड दिए हुए हैं, लाइक बिल्डिंग फंड है, प्राइस मैच फंड है, तो वो सब लाइबिलिटी होगी, तो आपको लाइबिलिटी साइड शो करना है। उनका ओपनिंग बैलेंस जो भी होगा
प्लस उसमें डोनेशन, इनकम रिलेटेड टू सच फंड्स, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सच फंड्स, जो भी उनसे इनकम हुई है वो प्लस कर देंगे, जो भी उन फंड्स पर खर्चे हुए हैं वो माइनस कर देंगे, और जो फाइनल आएगा वो आपको फाइनल अमाउंट के कॉलम में लिखना है। अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, लाइक जैसे सैलरी है, रेंट है, टैक्सेस है, कोई भी एक्सपेंडिचर जो आउटस्टैंडिंग है वो आपको यहाँ लिखना है फाइनल में। और अगर कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है तो वो आपको यहाँ लिखना है। देन उसके बाद ये लायबिलिटी साइड का टोटल कंप्लीट हो जाएगा। देन हम एसेट साइड में आएंगे। फिक्स्ड एसेट्स में ओपनिंग जो भी बैलेंस हो, अगर आपने एडिशन किया हुआ है, मींस परचेज किया हुआ है कोई और फिक्स्ड एसेट्स, तो उनको आपको प्लस कर देना है। और अगर उन फिक्स्ड एसेट्स पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है तो आप उनको माइनस कर देंगे, और जो फाइनल अमाउंट आएगा वो आपको लिखना है। इन्वेस्टमेंट, स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, एक्रूड इंटरेस्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और भी बहुत सारी एसेट्स जो होंगी वो आपको यहाँ लिखना है वन बाय वन। यहाँ पर हमने जो कैश इन हैंड लिया है, कैश एट बैंक लिया है, ये क्लोजिंग कैश इन हैंड है और क्लोजिंग कैश एट बैंक होगा। फिर जब आप एसेट्स और लायबिलिटी का टोटल लगाते हो तो वो टोटल इक्वल होना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।